प्रदेशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। सीएम दामी ने कहा, सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत। कल से गैरसैंण में शुरू होने जा रहा है उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र। दामी सरकार के बजट में होगी चुनावी एजेंडे की झलक। बजट का आकार लगभग 1.10 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान। उत्तराखंड के राज्यपाल के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। बाल बाल बचे राज्यपाल। पौड़ी के श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी के चलते इमरजेंसी लैंडिंग। उत्तराखंड परिवहन विभाग के बेड़े में जल्द मिलेगी 137 इलेक्ट्रिक बसें। देहरादून और हरिद्वार को मिलेगी 137 नई बसें। कुंभ से पहले दामी सरकार की बड़ी तैयारी। गैरसैंण में धामी सरकार पेश करेगी बजट। चुनावी एजेंडे की अब झलक इस बजट में देखने को मिलेगी। 9 मार्च से उत्तराखंड का बजट सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में शुरू होने जा रहा है। धामी सरकार के इस साल के बजट में चुनावी एजेंडा झलकने की संभावना है। सीएम ने कहा कि बजट की जन आकांक्षाओं के मुताबिक तैयार किया गया है और ये राज्य के विकास की गति तेज करने वाला बजट होगा। तो वहीं बजट सत्र के हंगामेदार होने के भी आसार हैं, क्योंकि सत्र की कम अवधि जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में भी है। रिपोर्ट देखिए। गैरसैंण में धामी सरकार पेश करेगी बजट। चुनावी एजेंडे की होगी झलक, घेरेगा विपक्ष। नेता प्रतिपक्ष का सत्र की अवधि पर सवाल। सवालों से बचने की कोशिश, बोले यशपाल। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा में 9 मार्च से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। 13 मार्च तक चलने वाले सत्र को लेकर विधायकों को भेजे गए पत्र में बताया गया है कि 9 मार्च को राज्यपाल का अभिभाषण होगा और इसी दिन सरकार की ओर से वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया जाएगा। धामी सरकार के बजट का आकार इस साल लगभग 1,10,000 करोड़ रहने का अनुमान है। 2027 में विधानसभा चुनाव को देखते हुए धामी सरकार के बजट में चुनावी एजेंडा झलकने की संभावना है। सरकार का कहना है कि बजट जन आकांक्षाओं के मुताबिक तैयार किया गया है और ये राज्य के विकास की गति तेज करने वाला बजट होगा। सरकार के मुताबिक बजट युवा, गरीब, महिला और किसान को मजबूत करने पर समर्पित होगा। सरकार जहां बजट में हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट पेश करने की बात कह रही है, वहीं विपक्ष ने बजट सत्र की अवधि और बिजनेस को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि सरकार संसदीय परंपराओं का उल्लंघन करके एक ही दिन राज्यपाल के अभिभाषण के बाद बजट पेश करने जा रही है, जिससे साफ है कि सरकार सत्र को जल्दी समेटकर जनता से जुड़े सवालों का जवाब देने से बचना चाहती है। यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार की मंशा जो भी हो, लेकिन विपक्ष महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध और शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था की बदतर हालत को लेकर सदन में सरकार के सामने मजबूती से सवाल उठाएगा। लेकिन कुल मिलाकर के जो बजट है, वो जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है, युवा, गरीब, महिला और किसान, इन चारों की मजबूती को समर्पित होगा। किस तरह इन चारों सेक्टर्स को मजबूत करके आगे बढ़ा जा सकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण है और उसके उपरांत सायंकाल माननीय मुख्यमंत्री जी बजट प्रस्तुत कर रहे हैं। ये पहली बार देखने को मिला है। मैं उत्तर प्रदेश में भी विधायक रहा हूँ, उत्तराखंड में भी लगातार विधायक हूँ। कभी इस तरह की बजट सत्र अभिभाषण के दिन किसी भी वित्त मंत्री ने, किसी भी माननीय मुख्यमंत्री ने बजट पेश नहीं किया है। वो पहली बार देखने को मिला है। तो इनकी मंशा, सरकार की मंशा स्पष्ट दिखाई दे रही है कि सरकार इस सत्र को भी जल्दी से जल्दी समेटना चाहती है। अगस्त 2025 में भराड़ीसैंण विधानसभा में आयोजित 3 दिनी मानसून सत्र विपक्ष के जबरदस्त हंगामे के बीच केवल 1.5 दिन में ही समाप्त हो गया था।
इसलिए विपक्ष को आशंका है कि इस बार भी बजट पास कराकर सरकार सत्र को जल्दी स्थगित करने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि धामी सरकार का वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट जनता की अपेक्षाओं पर कितना खरा उतरता है। नजरें इस पर भी होंगी कि सत्र में जनता से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होती है या फिर भराड़ीसैंण विधानसभा में बजट सत्र में भी हंगामा ही होता रहता है। देहरादून से संवाददाता दीपिका भंडारी और गैरसैंण से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। विधानसभा के बजट सत्र में भाग लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भराड़ीसैंण पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, डीएम गौरव कुमार, एसपी सुरजीत सिंह पवार और स्थानीय लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भराड़ीसैंण में विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। साथ ही सीएम ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से भी मुलाकात की। तो वहीं भराड़ीसैंण में बीजेपी विधानमंडल दल बैठक और ऐसे में विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मंत्री, विधायक मौजूद नजर आए। बजट सत्र को लेकर विधानमंडल दल की बैठक चर्चा में रही। बड़ी अपडेट इस वक्त हम आप तक साझा कर रहे हैं। महत्वपूर्ण ये बैठक, जहां गैरसैंण में भराड़ीसैंण में बीजेपी विधानमंडल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण नजर आ रही है। विधानमंडल दल की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मौजूदगी भी नजर आई और ऐसे में सरकार के मंत्री, बीजेपी विधायक भी इस बैठक का हिस्सा रहे। बजट सत्र को लेकर विधानमंडल दल की बैठक चर्चाओं में है। ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ी जानकारी, जहां आपको बताते चले कि बेहद महत्वपूर्ण ये विधानमंडल की जो बैठक है वो मानी जा रही है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फिलहाल इस बैठक में मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट की मौजूदगी भी इस बैठक में रही। तमाम मंत्री और विधायक इस बैठक में रहे। और ज्यादा जानकारी से हमारी सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ी हुई है फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेती हूँ। शुभांगी, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक आज की मानी जा रही है? बिल्कुल, देखिए, कल से गैरसैंण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। उससे पहले आज मुख्यमंत्री भराड़ीसैंण पहुंच चुके हैं, उनका भव्य स्वागत हुआ और उसके बाद आज बीजेपी विधानमंडल की बैठक हुई है, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट समेत तमाम जो मंत्रीगण हैं, विधायक हैं, वो मौजूद रहे और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई। क्योंकि कल सबसे पहले राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद बजट जो है वो पेश किया जाएगा, उस पर चर्चा होगी, उसके बाद प्रश्नकाल चलेगा। तो ऐसे में क्योंकि विधायकों द्वारा बड़ी संख्या में इस बार प्रश्न लगाए गए हैं, तो किस तरीके से जो मंत्रीगण है उनका जवाब देंगे, क्योंकि विभागवार वो प्रश्न जो है वो करने जा रहे हैं और विपक्ष ने पूरी तरीके से इस बार रणनीति तैयार कर ली है कि सरकार को घेरना है। ऐसे में ये विधानमंडल की जो बैठक थी अपने आप में महत्वपूर्ण थी, क्योंकि कई बार सदन के अंदर ये देखने को मिलता है कि मंत्रीगण जो है वो कई बार सवालों के जवाब नहीं दे पाते, जिसकी वजह से सरकार को असहज होना पड़ता है। इस तरीके की कोई स्थिति पैदा ना हो और पूरी तरीके से सरकार के जो मंत्री हैं वो तैयार रहे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए। बिल्कुल शुभांगी, एक तरफ हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी तैयार है हर प्रश्नों के जवाब देने के लिए, लेकिन आसान नहीं होगा इस बार का बजट सत्र, क्योंकि जो विपक्ष है वो पूरी तैयारी के साथ है। इस बार भी हंगामे के आसार नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए, विपक्ष पूरी तरीके से तैयार नजर आ रहा है और इस बार का जो ये सत्र है काफी हंगामेदार इसका होने का आसार है, क्योंकि आज भाजपा विधानमंडल की बैठक के साथ साथ कांग्रेस की विधानमंडल की बैठक भी हुई है, जो कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की अध्यक्षता में हुई और इसमें इन्होंने तमाम तरीके से रणनीति तैयार कर ली है कि कैसे सरकार को घेरना है। जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश से जुड़े हुए, चाहे वो बढ़ती महंगाई हो, बेरोजगारी हो, किसानों की चुनौतियां हो, युवाओं का भविष्य हो, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार विधायकगण जो है वो सरकार को घेरने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा ने भी आज अपनी विधानमंडल की बैठक में ये रणनीति तैयार की है कि हमें हर प्रश्न का जवाब इतना सटीक देना है कि इसके आगे कोई प्रश्न ना हो पाए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की जो या सरकार की जो बिल्कुल शुभांगी, कह सकते हैं कि तैयारियां दोनों तरफ से हो चुकी हैं। फिलहाल अब किस तरीके से सत्र चलता है वो देखने का विषय रहेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के साथ आप जुड़ी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो वही रसोई गैस के दामों में वृद्धि को लेकर राजनीतिक बयानबाजियां भी तेज हो चुकी हैं। घरेलू गैस की कीमतों में प्रति सिलेंडर 60 रुपए का इजाफा हुआ है, जिस पर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि हालांकि गैस के दामों में कुछ वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन आज भी केंद्र और राज्य सरकार का ध्यान प्रदेश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति तक सुविधाओं को पहुंचाना है। ये अभी गैस के दाम में कुछ उतार चढ़ाव आया है, लेकिन सरकार का प्रयास है कि जो अंतिम व्यक्ति तक जो बैठा है उस तक सारी सुविधाएं पहुंचे। ये वही सरकार है जिस सरकार ने उज्ज्वला के माध्यम से 11 करोड़ लोगों को गैस का कनेक्शन दिया है और हमारी चिंता स्वाभाविक रूप से
जो अंत्योदय है, अंतिम छोर पर खड़ा हुआ है, उस व्यक्ति के प्रति हमारी चिंता है। उत्तराखंड की लाइफलाइन कही जाने वाली चारधाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन 1,25,000 श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया। सबसे ज्यादा पंजीकरण केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं। सूचना महानिदेशक और मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने बताया कि सीएम के निर्देश पर इस साल भी चारधाम यात्रा ग्रीन थीम पर आयोजित की जाएगी। प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा को लेकर निकायों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। देखिए, चारधाम की जो आने वाले समय में यात्रा है, अभी आयुक्त महोदय ने ऋषिकेश में उसकी बैठक भी लिया था और उसकी तैयारियां चल रही हैं। पिछले वर्ष ग्रीन चारधाम यात्रा का एक संदेश और अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था कि जो प्लास्टिक फ्री चारधाम यात्रा है उसको किया जाए, क्योंकि पर्यावरणीय प्रदूषण कहीं न कहीं हम सबके लिए एक समस्या बना हुआ है। और प्लास्टिक फ्री यात्रा इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि इसको हतोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही साथ जो सार्वजनिक शौचालय हैं, टॉयलेट्स हैं, जो पीने के पानी की व्यवस्था है, जो पैदल ट्रैक है जो केदारनाथ जी को जाता है, उसको ठीक करने के साथ ही साथ जो दूसरे सड़क मार्ग हैं उसको भी ठीक करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर काम चल रहा है। आने वाले समय में हम लोग उम्मीद करते हैं कि चारधाम की यात्रा अच्छी होगी और सुरक्षित होगी। उत्तराखंड में इस साल योग महोत्सव 7 दिन के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसको भव्य बनाने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम लगातार तैयारी में जुटा हुआ है। जहां पर GMVN के महाप्रबंधन प्रतीक जैन ने बताया कि पिछले सालों तक योग महोत्सव को आयोजन UTDV द्वारा कराया जाता था और इस बार इस आयोजन की जिम्मेदारी गढ़वाल मंडल विकास निगम को मिली है। में 7 दिन का हम लोग एक योगा फेस्टिवल करने वाले हैं। 16 मार्च 2026 से 22 मार्च 2026 इसकी डेट्स फिक्स की जा चुकी हैं। और ये जो योगा फेस्टिवल है, उत्तराखंड राज्य पिछले कई सालों से हम योगा फेस्टिवल कराते हुए आए हैं। पिछले 2 साल की अगर मैं बात करूं, 2025 की और 2024 की, तो UTDB के माध्यम से इस फेस्टिवल को कराया जा रहा था। इस बार इसका दायित्व और जिम्मेदारी GMVN को दी गई है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि ये जो 1 हफ्ते का योगा फेस्टिवल प्लान किया है, इसको बहुत अच्छे से कराएं। खबर ऋषिकेश से है, जहां हर साल की तरह इस साल भी परमार्थ निकेतन में इंटरनेशनल योग फेस्टिवल धूमधाम से मनाया जाएगा। 9 मार्च को फेस्टिवल का शुभारंभ होगा। 15 मार्च तक चलने वाले इस फेस्टिवल में 90 देश के योग साधक पहुंच रहे हैं। अलग अलग देशों के 150 योगाचार्य भी योग साधकों को अलग अलग योग की जानकारी देने के लिए आ चुके हैं। खास बात यह है कि इस इंटरनेशनल फेस्टिवल पर ईरान और इजराइल के बीच चल रही युद्ध का असर भी दिखाई नहीं दे रहा है। परंपरा पुरानी है, लेकिन योग सदैव नया है और नया जीवन प्रदान करता है। इस बार जब युद्ध का दौर है, चारों तरफ ज्वाला भड़की हुई है, भारत का योग जीवन को शीतलता प्रदान करे, संतुलन प्रदान करे, स्थिरता प्रदान करे, इस भाव से पिछले 38 वर्षों से ये योग की गंगा परमार्थ निकेतन से बह रही है। उत्तराखंड में नर्सिंग भर्ती को वर्षवार कराने और नर्सिंग अभ्यर्थियों से जुड़ी लंबित मांगों को लेकर नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड ने महिला दिवस पर भेल चौक से मुख्यमंत्री आवास तक रैली निकाली। पिछले 94 दिनों से नर्सिंग एकता मंच एकता बिहार में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इस रैली में बड़ी संख्या में बेरोजगार नर्सिंग अभ्यर्थी और नर्सिंग कर्मी शामिल हुए हैं। इस दौरान नर्सिंग अभ्यर्थियों ने विभिन्न प्रेरणादायक किराएदारों की वेशभूषा धारण की। तो वहीं नर्सिंग एकता मंच के अध्यक्ष नवल पुंडीर ने बताया कि पिछले 94 दिनों से नर्सिंग अभ्यर्थी शांतिपूर्वक धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार अभी तक उनकी वर्षवार भर्ती की मांग को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं कर रही है। पहले तो प्रदेशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और लगातार जो 94 दिन से नर्सिंग एकता मंच उत्तराखंड बैनर तले अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन एकता बिहार में चल रहा है, उसी के संदर्भ में जो आज हमारी महिलाओं के क्या समाज में हमारी भागीदारी रही है, क्या उनका रोल रहा है, उसी के तहत यहाँ पे हमारे कुछ लोग गेटअप में पहुंचे हैं। चाहे भारत माता की बात करें, चाहे वो फिर तिलू रोतला की बात करें, चाहे गौरा देवी की बात करें, चाहे रानी लक्ष्मीबाई की बात करें, चाहे वो आर्मी की बात करें, तो हर एक वेशभूषा में हमारी जो आज महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं। कहीं ना कहीं हमारे द्वारा ये संदेश आज दिया जा रहा है कि महिला किसी भी कार्य में कहीं पीछे नहीं है। और नर्सिंग के संवर्ग में खासकर जहाँ लगातार बैकबोन नर्सिंग प्रोफेशन के और मेडिकल प्रोफेशन के कही जाती है, स्टाफ नर्स कही जाती है। और हमारे उसमें संस्कृत में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्य तो पूजनते तत्र रमनते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान किया जाता है, जहाँ नारी की पूजा की जाती है, वहाँ भगवान निवास करते हैं।
देखिए जैसे एक वुमेन होती है, कुछ ही दिनों में नवरात्रि भी आने वाली है, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारी माताएं हैं वो अलग अलग रोल प्रदान करती है। तो वैसे एक वुमेन एक हाउसवाइफ भी होती है जो कि अच्छे से अपने घर भी संभालती है, बच्चे संभालती है, और जैसे एक वुमेन होती है जो टीचर भी हो सकती है, वो इंजीनियर भी हो सकती है, डॉक्टर भी हो सकती है, नर्सेज भी होते थे। तो हम ये बताना चाहते हैं कि जब हम नर्सिंग में होते हैं तो हम हॉस्पिटल में भी वही रोल करते हैं, हम अपने पेशेंट के साथ उतने ही सॉफ्टली डील करते हैं। तो जब हमारी हकों की बात होती है, इसलिए अगर जब टाइम से हमें हक नहीं मिलता है तो फिर धरना प्रदर्शन करना ज़रूरी होता है। इसलिए हक के लिए हम यहाँ बैठे हैं और हमारा हक है कि वर्षवार हो हमारे सीनियर्स को टाइमली अपनी जॉब मिले। बेरीनाग तहसील मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूरी उजियारी बैंड कस्बे में शराब की दुकान स्वीकृति होने से गुस्साए महिलाओं ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत उजियारी बैंड कस्बे में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और शराब नहीं पानी दो के नारे भी लगाए। महिलाओं ने कहा कि क्षेत्र पिछले एक दशक से पेयजल की समस्या से जूझ रहा है। सरकार पेयजल की समस्या का समाधान करने की जगह शराब की दुकान खोलकर ग्रामीणों को दे रही है। महिलाओं ने कहा कि किसी भी हालत में शराब की दुकान नहीं खोलने दी जाएगी। इस मौके पर महिलाओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंककर नारेबाजी की। हमारे गांव में शराब की बड़ी नीति से हम सब लोग यहाँ अपना काम हम छोड़ के आए हैं। बिल्कुल शराब की बड़ी नहीं खुलनी चाहिए, हमको कौन नहीं चाहिए, शराब कुछ नहीं खुलनी चाहिए इधर। अगर 12 तारीख तक कुछ निर्णय नहीं हुआ तो हम दोबारा धरना करेंगे यहाँ पर। इसमें बड़ी खेद की बात है ये, हम हर साल उजियारी गांव में शराब की भट्टी खोलने की बात हमें सुनाई दे रही है। हर बार हमें क्या नहीं रोड पर आना पड़ता है, रोड पर धरना प्रदर्शन करना है। बड़ी खेद की बात है ये। सरकार से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में कहीं भी शराब की दुकान ना खोली जाए। जो मुझे तो ये मेरा एक प्रश्न है सरकार से, आपके पास इतना पैसा है कि आप हर जगह क्यों एक क्षेत्र छोड़कर हर दूसरे क्षेत्र में शराब की दुकानें खोलने की सूचना देते हो, कोशिश करते हो? वही पैसा आप क्यों अच्छे कामों में क्यों नहीं लगा रहे हो? या और जो बेरोजगार लोग हैं और लेडीज छुट्टी बड़ा बेरून कंपनी खोल रखा और चलना था नौकरी ना चली था नौकरी हो 10,000 में और वो अबारा गर्दी करना, वो शराब पीना है। और अभी तो और वो चलन पड़ा सरकार के कि उन्हें रोजगार देनी तो बहुत शराब पीने। हरिद्वार के सिटकुल क्षेत्र में घर में घुसकर हमला करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी के हमलावरों ने लाठी डंडों और हथियारों के साथ घर में घुसकर मारपीट की और फायरिंग भी की। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे। सिटकुल पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों और लगातार दबिश के बाद चारों को दबोच लिया है। मामले में अभी कई अन्य आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश में पुलिस टीमें छापेमारी कर रही हैं। एसएसपी नवनीत सिंह ने साफ संदेश दिया है कि जिले में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लोहाघाट के छमनिया स्पोर्ट्स स्टेडियम में महिलाओं की कई प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र की बालिकाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता को लेकर मातृशक्ति में काफी जोश भी नजर आया। आज युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं माय भारत के तत्वाधान में 3 प्रतियोगिता 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर का आयोजन किया गया, जिसमें कि आयु 13 वर्ष से कम, 13 से 18 और 18 से प्लस सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। एवं इसके साथ ही हमने एक रस्सा कस्सी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। और यह बड़े हर्ष का विषय है कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी महिलाओं ने, छात्राओं ने, बालिकाओं ने, बहनों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। आज 8 मार्च यहाँ ये महिला दिवस के रूप में मनाया गया था और यहाँ ये सभी हमारी यहाँ क्षेत्र की महिलाओं ने अनेक चीज़ों में ये अपना प्रतिभाग निभाया, खेल कूद में। हमारे छोटे बच्चियाँ भी यहाँ पे इसमें प्रतिभाग लिया इन लोगों ने, क्योंकि आजकल सब जगह महिलाओं को आगे बढ़ाया गया है, क्योंकि इनको सब चीज़ में आगे इनको पहले इनका मौलिक अधिकार दिया गया। राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं सभी महिलाओं को इसकी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। सरकार ने आज जो ये आयोजन किया है इसमें सभी महिलाओं को आगे बहुत अच्छा लगा। मैंने भी प्रतिभाग किया इसमें और जो सरकार ने महिलाओं के लिए ये कदम उठाया है, जो पहल की है, उसकी हम बहुत बहुत सराहना करते हैं। आज मैं प्रदेश और देश की सारी महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है ये देख के कि खेल विभाग द्वारा जो स्टेडियम छमनिया
में ये प्रोग्राम किए जा रहे हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है, इसमें मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और आज जैसे कि आप सभी को पता है कि 8 मार्च है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर छमन्ना स्टेडियम में महिला दौड़ का आयोजन किया था, जिसमें हमने भी प्रतिभाग किया था और उसमें मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। समय समय पर इस मैदान में ऐसे प्रतिभाग होते रहते हैं और मैं यही चाहूँगी कि हर महिला इसमें प्रतिभाग करे, ताकि हम वैसे तो हम जानते हैं कि हर महिला हर क्षेत्र में आगे होती है, लेकिन महिलाओं को अपना दिखाने का यहीं पर एक फील्ड मिलता है कि वो कहाँ पर अपना दिखा सके। तो हम लोगों ने किया, पूरी कोशिश की और मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। खबर टिहरी से है, जहां लेक फेस्टिवल के तीसरे दिन रंगारंग कार्यक्रम के साथ कोटी कॉलोनी में कई तरीके का आयोजन किए गए। जिलाधिकारी जोजनीत के खंडवाल ने कहा कि यहां ग्लोबल डेस्टिनेशन बनने जा रहा है और पर्यटन के नक्शे पर शुमार होगा। उन्होंने कहा कि हिमालय के चारों तरफ से और प्रकृति का यहाँ सुंदर एहसास नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। आने वाले समय में पर्यटक आएंगे, सुंदर प्रकृति का लुत्फ उठाएंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो हमारा आज कोटे कॉलोनी में 8 तारीख को 3rd डे जो हमारा चल रहा है टिहरी झील महोत्सव का, वहाँ महामहिम राज्यपाल जी आए और उन्होंने बहुत ही ज़्यादा हमें जो सराहना दी और उनके जो इंस्पिरेशन और मोटिवेशन है कि हम टिहरी लेक फेस्टिवल के माध्यम से उन्होंने एक मैसेज दिया है कि बिल्कुल ग्लोबल डेस्टिनेशन बनेगा। और ये जो झील उत्सव है, जहाँ पर उन्होंने जितनी गतिविधियाँ देखी और स्पेशली आज उन्होंने एक पैराशूट ड्रॉपर्स भी देखे जो 10,000 फीट की हाइट से ड्रॉप हुए टिहरी लेक में आए, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा था जो कभी इतिहास में देखा ही नहीं गया। तो उनकी प्रेरणा से भी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो उन्होंने शुभारंभ किया, उससे हिमालयन O2 आज अपने समापन की ओर जा रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए। नमस्कार।